Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the maximum gap or interval between the two sessions of the parliament? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स इट इज़ द मैक्सिमम टाइम गैप, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अधिकतम हम कह सकते हैं अंतराल होता है बिटवीन द टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो from time to time, the sessions of the parliament are called upon by the president, and these sessions are called upon by the president of the country. According to the constitution, the maximum gap between the two sessions cannot be more than 6 months. Thus, in each year, there must be two sessions. तो इस हिसाब से हर साल में at least two sessions तो होते ही हैं. You have to remember this. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who is known as the father of political science? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ही इज नोन एज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ही वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो वर्किंग डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस की इन्होंने दी थी, देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Next question. The age of retirement of the judges from the Supreme Court and the High Courts are respectively. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 65 एंड 62 रिस्पेक्टिवली। सो फॉर सुप्रीम कोर्ट जो एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ फॉर जजेस है वो 65 ईयर्स है, और फॉर हाई कोर्ट्स इट इज़ 62 ईयर्स। ये आपने ध्यान में रखना है। द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स एंड दैट ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ अ जज इन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ऑल्दो जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं किया गया है, इंस्टेड ऑफ दैट एक स्पेसिफिक एज प्रोवाइड की गई है कि आफ्टर दैट पर्टिकुलर एज जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने प्रपोज किया था प्रीएम्बल को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, ड्राफ्टिंग कमेटी के बिफोर जो प्रपोज किया था, यानी प्रीएम्बल की बात की थी टू इंक्लूड प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। Jawaharlal Nehru proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution. It laid down the fundamentals, ideology and philosophy of the structure. तो बेसिकली जो preamble होता है ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फिलोसफी को डिफाइन करता है। The preamble is an introduction to the Constitution of India which contains the summary and the essence of objectives of the Constitution. You have to keep this in mind. तो देखिए जो preamble होता है ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उसकी बेसिक आइडियोलॉजीज और फिलोसफीज ऑफ द मेकर्स को डिफाइन करता है, प्रेजेंट करता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज प्रिस्क्राइब्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द इंडियन स्टेट्स को डिफाइन कर रखा है, ये आपने ध्यान में रखना है। और शेड्यूल्स के बारे में हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सारी शेड्यूल्स को डिस्कस किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट दैट द स्टेट्स and the union territories of India, list any changes to the borders and the laws used to make that change. So these are mentioned in the schedule 1 of the Indian Constitution. हम सिंपल कह सकते हैं कि जो टेरिटरीज होती हैं, जो स्टेट्स होते हैं, उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया है, और अगर कोई चेंज करना होता है रिगार्डिंग दैट, तो उस चेंज को करने का जो लॉ है दैट इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, the mind and the ideals of the framers of the constitution are reflected in the,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रियम्बल। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो आइडियल्स होते हैं फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिंपली रिफ्लेक्ट किए जाते हैं इन द प्रियम्बल। और प्रियम्बल को प्रपोज करने का आइडिया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। द माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। The preamble is a preface of the Constitution, contains the basic philosophy and fundamental values on which the Constitution is based. It reflects the ideology and dreams and the grand vision of the makers. तो ये grand vision of the makers को reflect करता है ideology और dreams को reflect करता है basically constitution makers के, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास ये ड्यूटी होती है कि जितनी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि करंट में हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इन फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने की जो ड्यूटी होती है इट इज़ ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये आपने ध्यान में रखना है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द पार्ट 3, थर्ड पार्ट में इनको मेंशन किया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट लोकसभा सीट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमंग दीज ऑप्शंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पास इनमें से हाईएस्ट लोकसभा सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश इज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा ऑफ 80 सीट्स। तो 80 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में ऑफ लोकसभा, ये आपने ध्यान में रखना है, जो सबसे ज़्यादा हैं। सेकेंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र विथ 48 सीट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। Next question, in which year an act was passed to recognize Sinhala as the only official language in Sri Lanka? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1956। तो इन द ईयर 1956 हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियोस कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने मेजॉरिटेरियनिज्म के इशू मेजॉरिटेरियनिज्म का जो इशू था वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। उसने मेजॉरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी है उसको अपना लिया था, जिसमें जो उनकी लैंग्वेज थी सिन्हाला वो उसको ही एज द ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने लग गए थे और बाकी जो लैंग्वेजेस थी उनको डिग्रेड कर रहे थे। So, Sri Lanka's population is comprised of 75% Sinhalese and 24% Tamil speakers, जिसमें से 11% श्रीलंकन तमिल्स थे, 9% मूर्स and 4% Indian Tamils with smaller communities of Malas, बर्घर्स एंड अदर्स। तो यहाँ पर जो सिन्हालीज थे उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस में कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश की विद देयर मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी, और जिसमें उन्होंने सिन्हाला को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया इन द ईयर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में जो हुआ था उसके अंडर सिक्किम बन गया था एज अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम हमारी कंट्री का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है टू यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग कम्प्लीटली। तो ये अभी आपने ध्यान में रखना है। सिक्किम बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू the 36th Amendment Act of 1976 on 26th April 1975. The Sikkim State Day is observed on 16th May. तो 16th May को सिक्किम स्टेट डे मनाते हैं of every year because this was the day when the first Chief Minister of Sikkim assumed the office. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्या's theory of राजमंडला belongs to। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉरेन पॉलिसी एंड इंटर स्टेट रिलेशन। तो कौटिल्य की जो राजमंडल थ्योरी थी तो ये बिलोंग करती थी टू द फॉरेन पॉलिसी और इंटर स्टेट रिलेशन से। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो इंटर स्टेट रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी फाइंड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन कौटिल्या's अर्थशास्त्र।
तो अर्थशास्त्र के जो ऑथर थे वो भी कौटिल्य थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है. ही हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ इंटरस्टेट रिलेशंस थ्रू हिज मंडल थ्योरी. बेसिकली आपको ध्यान में रखना है राजमंडल थ्योरी, इट इज एसोसिएटेड विद interstate relations. So you have to keep this in mind. Let's move towards the next question now. तो next question है democracy was first practiced in. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीस. तो ग्रीस में फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है. सो द टर्म डेमोक्रेसी फर्स्ट अपीयर्ड इन द एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थॉट इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस. तो एथेंस में फर्स्ट टाइम पे, जो ग्रीस की कैपिटल है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ. डेमोक्रेसी बेसिकली एक वर्ड, ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुआ है, जो है डेमोक्रेटिया. ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है. द वर्ड कम्स फ्रॉम डेमोस, जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल, एंड क्रेटोस मीन्स स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन पीपल हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का मतलब होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक साइलेंट स्प्रिंग. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेशल कार्सन. तो रेशल कार्सन, इनकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग, ये आपने ध्यान में रखना है. काफ़ी बार ये बुक एग्जाम्स में रिपीट होती है. सो साइलेंट स्प्रिंग, इट इज़ अ नॉन फिक्शन बुक रिटन बाय रेशल कार्सन दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स इन द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट. में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस थी ये बुक, काफ़ी न्यूज़ में भी आई थी, रेचल कार्सन द्वारा रचित. यार इट इज़ साइलेंट स्प्रिंग. तो रेचल कार्सन इन्होंने लिखी है ये बुक साइलेंट स्प्रिंग. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली. तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कलेक्टिवली किसको इलेक्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. ये आपने ध्यान में रखना है. सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा. बोथ अपर हाउस एज वेल एज द लोअर हाउस इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर बात की जाए करंट में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो करंट में इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर जगदीप धनखड़. ये आपने ध्यान में रखना है. और बात की जाए अगर करंट में इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो करंट में इंडिया के प्रेसिडेंट हैं मिसेस द्रौपदी मुर्मू. Next question, President Draupadi Murmu has appointed Dr. or Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud as the, हमें सिंपली बताना है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50th. तो डी वाई चंद्रचूड़ ये इंडिया के 50th नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, ये आपने ध्यान में रखना है. सो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ टू टेक ओथ एज द new Chief Justice of India's senior most Supreme Court judge and Chief Justice of the India designate D.Y. Chandrachud is all set to become the 50th head of the Indian judiciary. ये आपने ध्यान में रखना है. तो हमारे करंट में जो सुप्रीम कोर्ट के जो करंट में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं डॉक्टर मिस्टर D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज इज प्रेफर्ड बाय. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड, तो यानी जब भी प्रेसिडेंट को जो रिमूवल करने का प्रोसीजर होता है, इट इज कॉल्ड एज इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी framed the Constitution of Independent India. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली थी जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It also acted as the main legislative body for the country from 1946 to 1950. तो 1946 से लेकर 1950 तक इसने एज अ रिस्पॉन्सिबल असेंबली की तरह काम किया है, एज अ रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम किया है. इट कंप्राइज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. सिंपली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था. ये भी आपने ध्यान में रखना है. Next question, the Constituent Assembly was set up in.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1946। तो इन द ईयर 1946 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन द ईयर 1946 एज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान। अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 3rd of June 1947। तो 3rd of June 1947 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो टूट गई थी। ओरिजिनली बात करें तो 389 मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टूट गई तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे 299 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who called the preamble as the political horoscope of the Indian Constitution? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी इन्होंने कहा था प्रियम्बल को एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप यानी राजनीतिक कुंडली हम कह सकते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये आपने ध्यान में रखना है। के.एम. मुंशी हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिफाइंड प्रियम्बल एज द हॉरोस्कोप ऑफ आर sovereign democratic republic. He was a lawyer by profession and later turned into author and a politician. तो lawyer थे ये by profession और उसके बाद ये उसके बाद ये politician और author बन गए थे। ये भी ध्यान में रखना है कि मुंशी इन्होंने कहा था preamble को as the horoscope of the Indian Constitution. Next question. The Constitution of India was adopted by the राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने उसे फ्रेम किया था उसी ने अडॉप्ट किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. The Constituent Assembly of India adopted to the Constitution of India and it came into effect on 26th of January 1950. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फाइनली अडॉप्ट किया था by the Constitution Assembly, Constituent Assembly on 26 November 1949। ये आपने ध्यान में रखना है। बट 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमने ये इफेक्ट में आया और इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द लाहौर सेशन विच वॉज हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लाहौर सेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनिशियली हाउ मैनी मेंबर्स वर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स और उस टाइम पे प्रोविंसेस थे 292। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 लैंग्वेजेस हैं इन द 8th शेड्यूल ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड दे आर कवर्ड under the 8th schedule of the Indian Constitution। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हाउस इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द राज्यसभा इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द मैक्सिमम मेंबर्स अलाउड इन राज्यसभा इज 250। तो मैक्सिमम मेंबर्स करंट में 250 हैं टू अलाउ इन राज्यसभा हु आर अ पार्ट ऑफ राज्यसभा। एंड अगर हम बात करें ऑफिशियली 238 मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर्स जो होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 ईयर्स। तो टेन्योर जो बेसिकली होता है फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इट इज़ ऑफ 6 ईयर्स। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिटायर फ्रॉम द हाउस। हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उन्हें वो रिटायर हो जाते हैं हाउस से, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि रशिया। तो रशिया से डिराइव किए हैं हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपने ध्यान में रखना है। करंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हमने बात की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट किया है जिनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है इन ऑर्डर टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर इफेक्टिव। तो बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से जाना जाता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डेराइव फ्रॉम यूएसएसआर, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड
जो शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और यूएसएसआर, इसका जो आजकल नया नाम है, इट इज़ रशिया। अर्लियर इट वाज यूएसएसआर। यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये आपने ध्यान में रखना है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज द बैग ऑफ बोरोइंग, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, बट ही वॉज ऑन टेम्पररी बेसिस। ही वॉज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द Next question, who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिफरेंट कमिटीज़ अपॉइंट की गई थी, ताकि एक अच्छी तरीके से काम हो सके और एक इफेक्टिव वर्क हो सके। इसलिए जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, सो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप। तो 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने सेटअप किया था एक ड्राफ्टिंग कमेटी को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका जो काम था वो था एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना एक तरीके से, ताकि उसको लास्ट में अल्टीमेटली उसको चेक किया जाए और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। सो अ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज मेड अप एंड इट वॉज हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर। Next question, who among the following was the chairman of the steering committee of the Constituent Assembly? तो स्टीयरिंग कमेटी मीन्स संचालन समिति। तो इसके जो हेड थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद वॉज द हेड ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, ये आपने ध्यान में रखना है। So Rajendra Prasad was the chairman of the steering committee of the Constituent Assembly. The Union Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. तो constitution making के काम को effective बनाने के लिए, एक अच्छा constitution prepare करने के लिए different committees को बनाया गया था with different heads, जो आपके exams के लिए important बनते हैं। Next question, the Constitution of India was adopted on? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। सो द करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950। ये आपने ध्यान में रखना है। सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949, अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950। द करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर 1949। द रिपब्लिक इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 and came into force on 26 January 1950. Next question, in which year were the Indian states reorganized on the linguistic basis? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1956 में इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवीजन हुआ था ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये आपने ध्यान में रखना है। इन 1956 द इंडियन स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स। At the time of independence in 1947, India consisted of more than 500 disjointed princely states that were merged into to form states. तो 1947 के अराउंड 500 हमारे पास डिसजॉइंट प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको अल्टीमेटली मोल्ड किया गया और स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन है इन आर्टिकल 17, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है इट हैज़ बीन कम्प्लीटली अबॉलिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज any form is forbidden। तो इसकी जो अगर कोई इसे प्रैक्टिस करता है so it is against the law। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law। Next question, which of the following schedules of the Indian Constitution deals with the matters like formation of a new state? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। तो स्टेट रिगार्डिंग फॉर्मेशन, यूनियन टेरिटरीज रिगार्डिंग फॉर्मेशन, इट हैज बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो first schedule of the Indian Constitution deals with the subject matters like the Indian states and union territories. Initially, Constitution had 395 articles, 22 parts and 8 schedules हुआ करती थी। Now at present, the Constitution of India has 448 articles, 25 parts and 12 schedules। ये आपने ध्यान में रखना है। Originally 8 schedules थी और अब 12 schedules हैं। Originally 22 parts थे, अब 25 parts हैं और 395 articles originally थे। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। कितने आर्टिकल्स थे ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सो 395 आर्टिकल्स थे एंड करेंटली 448 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करेंटली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑफ 12 शेड्यूल्स। देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द फर्स्ट मेंशन शेड्यूल्स was made in the Government of India Act 1935 where it included 10 schedules। तो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था उसमें जो शेड्यूल्स मेंशन थी वो 10 शेड्यूल्स थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में फॉर द फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था ये ओरिजिनेट हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन विच हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट द फैक्ट इज दैट ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। इंग्लैंड पार्लियामेंट ऑफन कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट, और इंग्लैंड के पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, हैज़ एग्जिस्टेड ओवर 7 centuries and founding document of its constitution is considered as the Magna Carta signed by King John in 1215। तो इनका जो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट था which was regarded as Magna Carta, इसको साइन भी किया था किंग जॉन ने इन 1215। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इंग्लैंड के पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रेंट लिस्ट द लॉज मे बी एनेक्टेड बाय द? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द स्टेट एंड द यूनियन। तो देखिए जो कॉन्ट्रेंट लिस्ट होती है उसमें जो लॉस बनाने का जो राइट होता है ये होता है स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट के पास। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की लिस्ट मेंशन है, जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ट्रेंट लिस्ट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो यूनियन लिस्ट है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, स्टेट लिस्ट में ऑफकोर्स स्टेट बनाता है, और कॉन्ट्रेंट लिस्ट में टुगेदर जो स्टेट और यूनियन होते हैं ये मिलकर जो लॉज होते हैं उनको बनाते हैं, उनको इनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज एम्प्लाइड इन द राइट टू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर ही फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई स्पेसिफिक या अलग सा कोई राइट नहीं है फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज एम्प्लाइड in the right of freedom of speech. In India, freedom of the press is implied from the freedom of speech and expression guaranteed by Article 19(1)(a). There is no specific provision ensuring freedom of the press as such. तो freedom of press का कोई अलग सा right नहीं है. It is included in the fundamental right of freedom of the press, freedom of the speech. Next question, the provisional president of the Constituent Assembly was? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचिदानंद सिन्हा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सचिदानंद सिन्हा ही वॉज द प्रोविजनल और टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सचिदानंद सिन्हा।
The first meeting of the Constituent Assembly of India took place in the Constitutional Hall in Delhi on 9th of December 1946. Dr. Sachidanand Sinha was the first president of the Constituent Assembly. On December 11, 1946, Rajendra Prasad was elected as the permanent chairman of the Constituent Assembly. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद ये परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे सचिदानंद सिन्हा जो 9th ऑफ दिसंबर 1946 को बने थे. ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the chairman of the States Committee of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो हमने डिस्कस की थी डिफरेंट कमिटीज़, उसमें से जो स्टेट कमेटी थी उसके हेड भी जवाहरलाल नेहरू ही थे. जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. आउट ऑफ दीज 8 वर द मेजर कमिटीज और इनमें से 8 कमिटीज थी. आपको ध्यान में रखना है 8 कमिटीज मेजर कमिटीज थी एंड अदर वर द माइनर कमिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर द. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान. तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फाइनली सेटअप हुई थी. ये आपने ध्यान में रखना है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वो सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान. अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में कौन से ईयर में आया था तो 1946 24 ऑफ मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द टर्म फोर्थ ईस्ट स्टेट इज यूज्ड फॉर. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि द प्रेस एंड द न्यूज़पेपर. तो मीडिया को रिगार्ड किया जाता है एज द फोर्थ ईस्ट स्टेट of the democratic country. So simply the fourth E state is used for the press and newspaper. The fourth E state is a societal or political institution whose influence is not officially recognized and is most commonly referred to the news media, especially print journalism or the press. तो simply press को या मीडिया को कहते हैं fourth E state of the democracy. ये आपने ध्यान में रखना है. इंडिया में there are 4 pillars and media is regarded as the fourth pillar. First pillar legislative, second pillar legislature, first pillar legislature, second pillar judiciary, third pillar it is executive and the fourth pillar of the democracy is the media. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What was the number of articles of at the time of commencement of the constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 380. ऑप्शन नंबर सी यानी कि 395 आर्टिकल्स थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब ओरिजिनली बना था तब 395 आर्टिकल्स थे. और बात करें मेंबर्स कितने थे तो मेंबर थे 389 मेंबर्स. एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. एट प्रेजेंट देयर आर 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who among the following prescribe democracy as the tyranny of the majority? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी टॉक्यूविली. तो टी टॉक्यूविली इनका स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इट इज़ सिंपली द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी यानी कि जो मेजॉरिटी है वो एक तरह से अत्याचार करती हैं ऑन द माइनॉरिटी पीपल और सिंपली ऑन द पीपल. सो ये एक स्टेटमेंट है बाय डी टॉक्यूली. इनका पूरा नाम है Alex de Tocqueville is best known for his insightful commentary on the American democracy. He was an American writer. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The creamy layer concept refers to. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रुपिंग बेस्ड ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस. तो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर जो क्रीमी लेयर होता ये वर्ड है ये डिफाइन करता है टू द रिच एंड द अपर क्लास पीपल ऑफ द सोसाइटी. द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट रिफर्स टू द ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस. क्रीमी लेयर इज अ टर्म यूज्ड इन द इंडियन पॉलिटिक्स टू रिफर टू सम मेंबर ऑफ द बैकवर्ड क्लास who are highly advanced socially and as well as economically and educationally.
तो बेसिकली अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिक्स में हम क्रीमी लेयर उन लोगों को कहते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस से तो बिलोंग करते हैं पर सोशली काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं, सोशली और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं, एंड स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज बैकवर्ड क्लासेस. So they are simply regarded as the creamy layer of the society, or simply of the economy, on the basis of economic status हम कह सकते हैं creamy layer to those people. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 32. तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे रिगार्ड किया था B.R. अम्बेडकर जी ने. तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंडर आता है, और ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को टू मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस एनी ऑफ द डिनायल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो कभी भी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया हुआ लगता है किसी भी पर्सन को, तो वो सीधे जा सकता है कोर्ट्स में, और सिंपली इसको कहा गया है, देयरफॉर इस राइट को कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. Next question. The two words that are inserted in the 42nd amendment of the preamble of the constitution are. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर, इन दो वर्ड्स को इंक्लूड किया इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द प्रीएम्बल. ये आपने ध्यान में रखना है. सो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1976. सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर द टू वर्ड्स added later to the preamble of the Indian Constitution. It was added through the 42nd Constitutional Amendment Act. Next question. Which of the following is a feature to both the Indian Federation and the American Federation? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये फीचर इंडियन और अमेरिकन कॉन्फेडरेशन में कॉमन है, ये आपने ध्यान में रखना है अमंग दीज. तो देखिए फेडरल सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो इंटरप्ट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर वो इंटरप्ट कर सकता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर made against the constitution, or simply if they violate if the rules, or if the new rules and regulation violate the constitution, so in that case judiciary can interrupt. So this is basically common in Indian and American Federation. The correct answer is option number D. America is strictly federal state with an independent federal court to interrupt the constitution and state courts. India has integrated judicial system with supreme court at the top. और इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पे जो हमारा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री. Next question. Who among the following was the chairman of the Fundamental Rights Subcommittee of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि J.B. कृपलानी. तो J.B. कृपलानी ये चेयरमैन थे ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये आपने ध्यान में रखना है. J.B. कृपलानी वॉज द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स द कंसेंट ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कंसेंट ऑफ द पीपल का मतलब होता है जो मेजॉरिटी है उनका कंसेंट. कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट्स एंड लॉज derive their legitimacy to form the consent of the people. It means the majority of the people. Next question. When was our national anthem first sung and where? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कैलकाटा में गाया गया था हमारा नेशनल एंथम फॉर द फर्स्ट टाइम. ये आपने ध्यान में रखना है. 26 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 97 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है इन द यूनियन लिस्ट. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज 97. द यूनियन लिस्ट और द लिस्ट 1 is a list of 100 items
Given in the and the last item is numbered 97, given in the 7th schedule of the Indian Constitution. तो 7वें शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है, Parliament has the exclusive power to legislate. The legislative section is divided into 3 lists. तो legislative जो section है वो उसे 3 लिस्ट में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट. Next question, which of the following articles of the Constitution deals with the fundamental duties? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज. ये आपने ध्यान में रखना है. हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली हैं? रशिया या सिंपली यूएसएसआर से ली है, हम ऐसा कह सकते हैं. तो आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवर्नर. तो गवर्नर के इम्पीचमेंट के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर. इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए है. The term of governor's office is normally 5 years, but it can be terminated earlier by dismissal by the president on the advice of the prime minister of the country. तो जो गवर्नर है कंट्री के, उनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, और उसमें भी एडवाइस होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की. एट हुज प्लेजर द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस एंड रेजिग्नेशन बाय द गवर्नर. Next question, which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? So I think it is a repeated question. Right answer will be article number 17, abolishes untouchability. So the correct answer is article 17. Abolition of untouchability or untouchability is in any form in practice is strictly prohibited in our country. The enforcement, और ये सब हम पढ़ चुके हैं, the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. So it is highly punishable. Practicing untouchability is highly punishable. Next question, a federal structure for India was put forward by the. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है, इट वाज पुट फॉरवर्ड. सो A federal structure for the India was first put forward in the year 1935. The act divided the powers between the center and provinces in terms of list, namely as federal list, provisional list, and contract list. Residuary powers were vested with the वाइसरॉय, और रेजुडरी जो पावर्स थी वो वाइसरॉय के पास थी. तो देखिए हमने 3 लिस्ट तो डिस्कस करी. जो 4th लिस्ट जो रह गई, दैट इज रेजुडरी लिस्ट. देखिए जो रेजुडरी लिस्ट होती है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, यानी कि जितने भी न्यू चेंजेस होते हैं विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके रिगार्डिंग जो रूल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, एंड इट कम्स अंडर द रेजुडरी लिस्ट. सो इंटरनेट, इफ वी से इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, दे ऑल कम अंडर द रेजुडरी लिस्ट. Next question, a financial emergency can be declared by applying. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 360 को अप्लाई करने से जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये डिक्लेयर की जाती है. सो फाइनेंशियल इमरजेंसी इट कम्स अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The correct answer is Article 360. President of India can impose financial emergency by applying Article 360 if he or she is satisfied that there is an economic situation which is financial stability or the credit of India or any part of it is threatened. Next question. In our constitution, economic planning is included in. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग को इंक्लूड किया गया है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलकर रूल बना सकती है रिगार्डिंग दिस. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. इन आर कॉन्स्टिट्यूशन द इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इज लिस्ट 3rd ऑफ द 7th शेड्यूल. आपको ध्यान में रखना है कि 7th शेड्यूल में इंक्लूड है ये लेजिस्लेटिव सेक्शन की जो लिस्ट है. द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ द 3 लिस्ट विच आर यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट. Next question, by which amendment were fundamental duties added to the constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में.
The fundamental duties of citizens were added to the Constitution by the 42nd Amendment in 1976 upon the recommendation of the स्वरण सिंह कमेटी। तो स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में ही फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द DPSP। द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू lay down positive instructions which would guide the state policy at all levels। तो इसका काम होता है बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना to guide the state in an effective way. The directive principles are covered from Article 36 to Article 51। तो 36 से लेकर 51 तक covered है DPSP in the Constitution. You have to keep this in mind. Let's move towards the next question now. Question: which Amendment Act introduced changes in the preamble to the Constitution of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जो अमेंडमेंट था उसने 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया था, विच वर सोशलिस्ट, सेकंड इंटीग्रिटी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्बलम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते मोटो को इनकॉर्पोरेट किया था हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे, जो थॉट लेकर आया दैट इज सत्यमेव जयते। द करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इज अ मंत्र फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर विच इज मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। Next question, which of the following countries have an unwritten constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूके। सो यूनाइटेड किंगडम के पास एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो द करेक्ट आंसर इज यूके। द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड इजराइल हैव एन अनकोडिफाइड और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसे कह सकते हैं। आपको अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन आए तब भी आपका आंसर होगा यूके, और अगर न्यूजीलैंड, इजराइल ऑप्शंस में देखें यूके की जगह तो आपको इनको टिक करना है। सो न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 के अंडर आता है। इस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्ड किया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर called Article 32 of the Indian Constitution as the right to constitutional remedies as the heart and soul of the Constitution. Next question, who had proposed party-less democracy in India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रपोज किया था इन इंडिया में। सो जयप्रकाश नारायण वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। इनको पॉपुलरली लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और JP भी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। एंड द पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया वॉज प्रपोज्ड बाय जयप्रकाश नारायण, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस्ड इन अ स्टेट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है इन अ स्टेट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 356। अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम द स्टेट मशीनरी। तो डायरेक्ट कंट्रोल जब ले लेती है
यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट, और वहाँ पर उस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का राज चलता है, तो उसको हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया है इन अ पर्टिकुलर स्टेट, और आर्टिकल 356 के अंडर आता है ये स्टेट इमरजेंसी, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी कर लिया था ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 को बाय इट्स मेंबर्स, अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स टू इट ऑन 24 जनवरी 1950। और ये भी आपने ध्यान में रखना है कि अपने जो सिग्नेचर्स किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, वो 24 ऑफ जैन 1950 को किए थे, और इन ऑल 284 मेंबर्स एक्चुअली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, और टोटल में 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया था। Next question, the method of impeachment of the president of India is adopted from, राइट आंसर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट of India is adopted from USA. Constitution has adopted the method of impeachment of the President of India from the Constitution of USA. ये आपने ध्यान में रखना है। USA से हमने अडॉप्ट किया है impeachment, और USSR से हमने क्या अडॉप्ट किया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम 2 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट ओ डिसरिस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी आई लव यू, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि GB शॉ। तो जॉर्ज बेनार्ड शॉ, इन्होंने कहा था ओ डिसरिस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी आई लव यू, ये इनका स्टेटमेंट है। दीज वर द फेमस वर्ड्स ऑफ जॉर्ज बेनार्ड शॉ, हु वॉज एन Irish playwright and co-founder of the London School of Economics. Shaw asserted that each social class strove to serve its own ends, and that the upper and the middle classes won in the struggle while the working class lost. तो शॉ के अकॉर्डिंग जो सोशल क्लास है वो सर्व करती है अपने एंड्स को, मतलब उनको अपनी ज़रूरतें मिल जाती हैं। अपर क्लास और मिडिल क्लास तो अपनी ज़रूरतें पूरे करने में सक्षम रहती हैं, लेकिन जो वर्किंग क्लास होती है वो अपने जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से अक्वायर कर पाती है। Next question, from the constitution of which country the provision of federation was borrowed while framing the constitution of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा। तो कनाडा से हमने फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज कनाडा। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। द कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार एज टू स्टैब्लिश अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ये हमने कैनेडियन मॉडल से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्ट कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर सुप्रीम कोर्ट। The most powerful authority to interrupt the constitution in our country is our Supreme Court. Supreme Court of India is the most noteworthy legal meeting and last court of a request under the Constitution of India. Next question, what is the color of the Dharma Chakra in the middle of our national flag? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेवी ब्लू। तो नेवी ब्लू कलर है हमारे धर्म चक्र का जो हमारे नेशनल फ्लैग के सेंटर पे है। So the correct answer is navy blue. The national flag of India is a horizontal tricolor of deep saffron यानी केसरी at the top, white in the middle and dark green at the bottom of in equal proportion. The ratio of width of the flag to its length is 2:3. तो देखिए जो breadth या width या फिर length का जो रेशियो है it is 2:3, ये भी आपने ध्यान में रखना है। In the center of the white band is a navy blue wheel which represents the चक्र, और इस चक्र में 24 spokes हैं, you have to remember this as well. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज अ,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट डिफाइन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया describes the country as the union of states. India, also known as Bharat, is a union of states. It is a sovereign, socialist, secular, democratic republic with a parliamentary system of government. Next question. Indian constitution has divided the powers and functions of the state into. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट में डिवाइड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेटिव पावर्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ट्रेंट लिस्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड हैज डिवाइडेड इट्स पावर एंड फंक्शन इनटू 3 काइंड ऑफ लिस्ट. These 3 lists of the division of the powers of the constitution are granted under आर्टिकल 246. तो आर्टिकल 246 के अंडर ये आता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये डिवीजन हुआ है इस आर्टिकल के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश हमारी कंट्री का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, ये आपने ध्यान में रखना है. द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट क्रिएटेड लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अक्टूबर 1st 1953 में ये एग्जिस्टेंस में आया था. इंडियन रिवॉल्यूशनिस्ट पोट्टी श्रीमालू took the lead and continued the struggle for the formation of the linguistic state. तो यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी थे उनका नाम था पोट्टी श्री राम मालू, और इनके वजह से ही जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है आंध्र प्रदेश वो एग्जिस्टेंस में आया था, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा. तो हमने अभी डिस्कस किया था कि कनाडा के गवर्नमेंट से हमने बोरो किया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. द करेक्ट आंसर इज कनाडा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया establishes a federal structure to the Indian government, declaring it to be a union of states. Part 11 of the Indian Constitution specifies the distribution of legislative, administrative and executive powers. तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन से पार्ट में किया गया है? इन पार्ट 11 between the central government and the state of India. Next question. Which of the following rights is not granted by the Constitution of India at present as a fundamental right? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी. तो अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन अब ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है. एंड इट वॉज डिलीटेड अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द करेक्ट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इन द ईयर 1978. ये भी आपने ध्यान में रखना है. दिस शुड बी नोटेड दैट दिस इज अ लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट. राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट तो है, पर अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Right to vote is mentioned in the part of the constitution relating to. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्शन. तो इलेक्शन से रिलेटेड है राइट टू वोट की ये फंडामेंटल राइट, एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी आपने ध्यान में रखना है. राइट टू वोट इज मेंशन्ड इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इलेक्शन. The rights that are enshrined in the Indian Constitution and conferred on the citizens of India and do not fall under the domain of Part 3 are known as constitutional right. The right to vote is guaranteed by the Constitution of India under Article 326 के अंडर गारंटी करता है Indian Constitution. Next question. The following article of the Indian Constitution abolished the practice of untouchability. I think we have discussed this question and the right answer is article number 17. तो article 17 untouchability को abolish करता है, ये आपने ध्यान में रखना है. बात करें अगर हम article number 14 की, तो article 14 बताता है about right to equality. ये आपने ध्यान में रखना है. equality of right before the law and the equal protection of law within the country. It has been mentioned in article number 14. बात करें अगर हम आर्टिकल 19 की, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और आर्टिकल नंबर 18
की बात करें तो ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, आर्टिकल नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इज अ, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो द प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। तो हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So next question है, the Indian Constitution it recognized minorities on the basis of, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन। तो देखिए परसेंटेज ऑफ द पुअर पीपल, या ऐसे लोग जो क्वांटिटी में कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है विथ रिस्पेक्ट टू द होल पॉपुलेशन, दे आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द population of the group to the total population. Article 30 of the Constitution provides that all minorities, whether based on religion or language, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो या रिलीजन के बेस पे हो, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. तो आर्टिकल 30 ये हमें राइट प्रोवाइड करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो चाहे किसी रिलीजन के बेसिस पे हो या लैंग्वेज के बेसिस पे हो, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि इंग्लैंड। तो सोवरेन पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड से आया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होल्ड्स दैट द लेजिस्लेचर बॉडी में चेंज और रिपील एनी प्रीवियस लेजिस्लेशन एंड सो दैट इट इज़ नॉट बाउंड बाय रिटन लॉ। तो बेसिकली जो सोवरेन पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड में आया, और दो इनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट दैट वाज स्टिल प्रिवेल्ड इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डिसाइड पॉलिसी इनिशिएटिव्स डायरेक्टली, यानी पॉलिसी इनिशिएटिव्स में पीपल का डायरेक्ट रोल होता है। स्विट्जरलैंड इज़ अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है स्विट्जरलैंड में, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as a units of self government. तो इसके अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसको एम्पावर करना चाहिए टू द विलेज पंचायत, ताकि ये इनको ऐसी पावर वेस्ट करनी चाहिए ताकि ये नेसेसरी चेंजेस ला सके एट द लोअर लेवल और ये फंक्शन कर सकें एज द यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट। Next question, how many types of emergencies are envisaged by the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाने की क्षमता प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है टू द प्रेसिडेंट, जिसमें नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी आता है। जो नेशनल इमरजेंसी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नेशनल इमरजेंसी है इट कम्स अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 352 के अंडर। अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी की, तो स्टेट इमरजेंसी अभी हमने डिस्कस किया था, स्टेट इमरजेंसी आता है आर्टिकल 356 के अंदर, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आई थिंक हमने डिस्कस किया है इट कम्स अंडर आर्टिकल 360। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 352 के अंडर आता है हमारा नेशनल इमरजेंसी, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 356 आएगा। स्टेट इमरजेंसी के अंडर इसमें 4 ऐड करेंगे तो अगला आएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से हमने लिया है। लोकपाल का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, ये हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से लिया है।
So the idea of Lokpal is taken from the Scandinavian countries. The concept of Lokpal has been borrowed from Sweden. Basically Sweden से लिया है. And the Lokpal in India has jurisdiction over all members of parliament and central government employees in cases of corruption. Next question. English is the official language of which of the following Indian state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड. तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ये आपने ध्यान में रखना है. सो English is the official language of Nagaland. In 1967, Nagaland Assembly proclaimed English as their official language of the state. 1967 में proclaim किया था नागालैंड ने, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर. तो बी आर अम्बेडकर इनको कहा जाता है एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है. एंड बी आर अम्बेडकर was considered as the architect of the Indian Constitution because of his role in drafting the Constitution of India. Dr. Bhim Rao Ambedkar is well known for throughout India as the chief architect of the Indian Constitution. ये आपने ध्यान में रखना है. और अगर हम बात करें बी एन राव की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है, बी एन राव. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है कॉन्करेंट लिस्ट को, ये आपने ध्यान में रखना है. द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. देयर आर 52 सब्जेक्ट्स. तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 52 सब्जेक्ट्स है कॉन्फ्रेंस लिस्ट में ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब तो आपको याद हो गया होगा 7th शेड्यूल हम 5-6 बार डिस्कस कर चुके हैं. बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कॉन्फ्रेंस लिस्ट. Next question. Nomination of Rajya Sabha members by the parliament by the president was taken from with the constitution of which country? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से अडॉप्ट किया है हमने ये कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं हमारी राज्यसभा में. तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है. नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है. आयरलैंड बोरोड इट फ्रॉम स्पेन, और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था. मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा दीज वी हैव टेकन फ्रॉम आयरलैंड, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑर्गन इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर को रिगार्ड किया जाता है एज द ऑर्गन ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स. एंड द आइडिया ऑफ द लेजिस्लेचर एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स was for the first time mooted by the Government of India Act of 1909. It is considered that the custodian as it is the primary and the most often exclusive arbiter of the federal fiscal affairs. Therefore, जितना भी जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रिलेटेड फिजिकल अफेयर रिलेटेड जो वर्क होता है इट इज़ बीन डन बाय द लेजिस्लेचर, ये आपने ध्यान में रखना है. लेजिस्लेचर इसको डिफाइन किया जाता है एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स, ये आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1974 में सिक्किम को स्टेटहुड मिला था. 16 मई I think that was the date of statehood of Sikkim. Sikkim granted statehood in the year 1975, and initially Sikkim remained an independent country which was ruled by Chogyal. तो चोग्याल्स रूल करते थे सिक्किम को. So 1975 will be the correct answer, and it was given the status of associate state in 1974 में से associate state का status मिला था, not the statehood year. Statehood year इसका 1975 ही होगा. By the 35th Constitutional Amendment Act later in the year 1975, by the 36th Amendment Act granted the status of full state to Sikkim. Next question. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर बी एन राव। तो सर बी एन राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान भी 1946 में ही आया था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन December 4 on December 9, 1946. Sir B.N. Rao was appointed as a constitutional advisor of the assembly. तो constitutional advisor कौन थे assembly के? Sir B.N. Rao. Next question, how many spokes are there in the Ashoka Chakra depicted on the national flag of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 स्पोक्स है हमारे नेशनल फ्लैग के जो चक्र है उसमें। तो देयर आर 24 स्पोक्स इन द अशोका चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। The flag with a spinning wheel with 24 spokes led by the Quit India movement in 1942. तो चरखा जो था ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर यूज़ किया गया था जो 1942 में हुआ था, वहीं से इसे डिराइव किया। The chakra intends to show that there is life in movement and death in stagnation. तो ये चक्र है, ये सिंबल है कि जो जिंदगी है, जो लाइफ है, इट इज इन मूवमेंट, और स्टेगनेशन यानी कि रुक जाने पर डेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम which constitution of the world the Indian constitution adopted the concept of DPSP? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयरलैंड से हमने अडॉप्ट किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज आयरलैंड। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आता है डीपीएसपी, और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। Deals with DPSP. They are borrowed from the Constitution of Ireland, which had copied it from Spanish Constitution. और आयरलैंड ने से कहाँ से कॉपी किया था? स्पेन से। और हमने कहाँ से कॉपी किया था? इंडिया ने फ्रॉम आयरलैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। राइट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सेक्युलर को इंक्लूड किया था, और कौन से दो वर्ड्स थे इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो however the Supreme Court said in 1974 although the word secular state was not expressly mentioned in the constitution, there can be no doubt that India, the constitution maker wanted to establish such a state, and according to the articles 25 to 28 जो गारंटी करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि जो सेकुलर वर्ड है इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो उसके मेकर्स थे, उनने सेकुलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया था, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी कंप्लीटली सेकुलर बेसिस पर ही थी। देयरफॉर जो सेकुलर वर्ड है उसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, from which historical, so it should be from which historical work were the words Satyamev Jayate appearing in the national emblem taken? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंडका उपनिषद। तो मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते जो लिखा है ये लिया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज मुंडका उपनिषद सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। Next question, what is the playing time of full version of Indian national anthem? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 52 seconds. It is the time limit of playing of our national anthem. ये आपने ध्यान में रखना है। The correct answer is 52 seconds. The full version of the anthem and its playing time is approximately 52 seconds. So next question है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है आर्टिकल नंबर 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो द आर्टिकल 19 so the right to freedom in article 19 guarantees the freedom of speech and expression as one of its six freedoms। तो 6 टाइप की फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक है फ्रीडम ऑफ प्रेस and freedom of expression. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So thank you so much for watching this video and I wish all the best for your coming examinations.